यह कहानी है सोनापुर गांव की, जहां पर एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सबसे महंगी लकड़ी और जड़ी बूटी मिलती थी। गांव वाले उस जंगल को अपने लिए वरदान मानते थे। उस जंगल की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। बहुत बढ़िया रवि बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे तुम इन पेड़ों को संभाल रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक वरदान सिद्ध होंगे। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है बेटा, एक वृक्ष के 100 सुख होते हैं। इसीलिए बेटा, इस परंपरा को बरकरार ही रखना तुम। जी काका, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। जैसे ये पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही हम इन पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। और वैसे भी काका, इन जंगलों को आप लोगों ने ही संभाल कर रखा है। बरसों पहले अगर आप लोगों ने इन जंगलों को ना संभाला होता तो शायद हमें इन जंगलों से कीमती जड़ी बूटियां और लकड़ियां ना मिलती। आज आप लोगों की वजह से हमारे गांव का जंगल पूरे राज्य में सबसे महंगी जड़ी बूटी और लकड़ी के लिए मशहूर है। बिल्कुल भी बिल्कुल सही कहा राजू ने। इस गांव में राजू जैसे लड़कों की बहुत ज़रूरत है भाई। वैसे भी इस गांव के जंगल पर बहुत से बड़े बड़े लोगों की नज़र है जो इसकी जड़ी बूटियां और लकड़ी को हथियाना चाहते हैं। हाँ रघु, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े लोग इस जंगल पर आंखें जताए बैठे हों, लेकिन जो मर्जी हो जाए, हम अपने जंगल को कभी तबाह नहीं होने देंगे। जैसे हमारी प्रकृति ने हमें संभाला है, उसी तरह हम अपनी प्रकृति को अच्छे से संभाल सकते हैं। हम किसी भी गैर हाथों पर हमारे इस जंगल को कभी नहीं आने देंगे। हाँ काका, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी बस यही कहने वाला था कि कोई भी हमारे जंगलों को हमसे छीन नहीं सकता। हाँ रघु ने सही कहा काका। जो कोई हमारे जंगल की तरफ आंख उठाएगा, हम उसे देख लेंगे। भला ऐसे कैसे हम अपने जंगल को किसी गैरों के हाथों में जाने दें? ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, और जो कोई भी हमें इनसे अलग करेगा, हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं तो अपने गांव के लिए जान भी दे सकता हूँ भाई। इतना प्यार है मुझे अपने गांव से। हाँ, और मेरे होते हुए कोई हमारे जंगल को हाथ लगाए, मैं कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ठीक है भाई, चलता हूँ अब। गाय के चारे का वक्त हो चुका है अब। ठीक है भाई। ये बेवकूफ़ गांव वाले ना खुद कमाएंगे ना दूसरों को कमाने देंगे, लेकिन मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे जो मर्जी हो भाई। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उस जंगल की लकड़ियों और जड़ी बूटियों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस गांव के लोगों ने पैसे से ज्यादा उस जंगल को संभालना जरूरी समझा, और सभी को निराश होकर वापस जाना पड़ा। और एक दिन भाटिया नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनके गांव में आया। अब तुम भी क्या हमारे जंगल की बोली लगाने आए हो? जाओ भाई जाओ यहाँ से। हम अपने जंगल को किसी गैरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। जाओ यहाँ से। देखिए, मैं आप लोगों के जंगल की कोई बोली नहीं लगाने आया हूँ, ना ही कोई बिजनेस डील देने आया हूँ। मैं जानता हूँ आपके बुजुर्गों ने इस जंगल को बड़ी शिद्दत और मेहनत से संभाला है, और खुशी की बात यह है कि आपके गांव का जंगल पूरे राज्य में सबसे महंगी लकड़ी और सबसे महंगी जड़ी बूटी के लिए मशहूर है। देखिए, हम आपके जंगल में से जितनी भी लकड़ी लेंगे, उसके बदले में हम आपको उतने ही पेड़ पौधे लगा कर देंगे, और साथ ही साथ आपके स्कूल और हॉस्पिटल में हम चैरिटी भी देंगे। इसमें आप ही का ही फायदा है। और वैसे भी ये जंगल कुछ सालों बाद सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, और सरकार जो चाहे इस जंगल को कर सकती है। फिर आप लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा। अरे भाई, जब सरकार के कंट्रोल में आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तुम जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए सरपंच साहब, इसमें पूरे गांव का फायदा है। पेड़ों का क्या है, वो तो कुछ समय बाद फिर बड़े हो जाएंगे। मेरी बात ज़रा गौर से समझिए। राजू,
ये रघु कुछ ज्यादा नहीं गांव का सगा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो हमेशा इसकी नीयत पर शक रहता है। हाँ। अरे इंद्र, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, उसको भी गांव की फिक्र है, तभी तो वो ऐसा बोल रहा है। तू भी ना इतना मत सोचा कर मेरे भाई। भाटिया गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसकी भी बात नहीं सुनते। देखिए भाटिया साहब, हम आपकी बहुत कद्र करते हैं, लेकिन हमें आपके प्लान पर कोई भी रुचि नहीं है। सो कृपया आप जा सकते हैं। हम अपने जंगल की रक्षा खुद कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़ा आया हमारे जंगल को खरीदने वाला। देखा, भगा दिया ना एक ही झटके में। ठीक है सरपंच साहब, आज्ञा दीजिए, अब गाय के चारे का वक्त हो चुका है, चलता हूँ। अरे तुम तो वही हो ना, वहां पर तो बड़े उछल रहे थे। अब क्या हुआ, क्यों रोका है मुझे? बताओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करना। अरे गुस्सा मत होइए भाटिया साहब, क्या करे भाई, गांव में रहना है, गांव वालों की साइड तो लेनी ही पड़ेगी। पर जब बात पैसे की आती है तो मुझे बिजनेसमैन की तरह भी सोचना आता है। हाँ, अरे भाई, जंगल में से जो चाहिए आपको वो मैं ही लाके दे सकता हूँ आपको, पर इसके बदले में मुझे बताइए कितने परसेंट मिलेगा। जो भी चाहिए, लकड़ी चाहिए या फिर जड़ी बूटी, सब मिलेगा। देखो, तुम्हारे गांव वाले तो मान नहीं रहे इस बात को, तुम अकेले ये सब कैसे कर लोगे? और मेरी बात सुनो, मुझे किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मार्केट में इस लकड़ी और जड़ी बूटी की इतनी कीमत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने सुना है इस जंगल में लाल चंदन की लकड़ी बहुत है। अगर वो मुझे किसी तरह मिल जाए ना, तो एक ट्रक पर तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। मंजूर है तो बोलो। 1 लाख? अरे वाह वाह वाह, इतने पैसों के लिए तो मैं अपने बाप को बेच दूं। ये जंगल क्या चीज है। आपका काम हो गया समझिए। आज रात 12 बजे आप अपने आदमियों को कुल्हाड़ियों के साथ भेज देना, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, पैसा मत भूलिएगा, वो बहुत जरूरी आइटम है भाई। ठीक है, डील डन। पैसा तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगा। मेरे आदमी पैसा साथ में लेकर आएंगे। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस में किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहिए, समझे मेरी बात? मुझे फ़ोन कर देना और रात को मैं अपने आदमी भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाटिया साहब, अब आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका काम हो गया समझिए। वैसे बुरा ना माने तो भाटिया साहब एक बात पूछूं, इतनी सारी जड़ी बूटियां और लकड़ियां आप किसको बेचेंगे? देखो, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। मैं जिसे चाहे मर्जी बेचूं, तुम सिर्फ पैसे लो और मेरा काम करो, बस। अरे हाँ, वो तो बस मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। मुझे भला क्या, आप जिसको मर्जी बेचें भाई, मुझे अपने पैसों से मतलब है। हाँ। भाटिया रघु से डील फाइनल करके वहां से चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, एक ट्रक का 1 लाख रुपया। अरे इतने सारे पैसे, अरे भाई घर में कहाँ रखूंगा इतने पैसे। चल भाई रघु, पहले घर में जाकर जगह बनाता हूँ, पैसे रखने कहाँ हैं। हाँ। और रात होते ही भाटिया के आदमी रघु के साथ जंगल में पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, सुबह होने वाली है। अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। और अगली सुबह होते ही
हरिया भागता हुआ राजू के पास आता है। राजू यह देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है। अरे हरिया, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या कुछ खास बात है जो इतना दौड़े चले आ रहे हो? हाँ राजू, बात ही कुछ ऐसी है। जंगल से घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में आते वक्त देखा तो हमारे जंगल में कुछ लोगों ने हमारे पेड़ों को काटा हुआ था। मैंने जब देखा तो उसमें लाल चंदन की लकड़ी भी थी, इसलिए मैं भागा भागा तुम्हें बताने आ गया। ये तो बहुत चिंता की बात है। भला ऐसे कैसे कोई हमारे पेड़ों को काट सकता है? हमें जल्दी से जल्दी काका और सरपंच के पास जाना चाहिए। चलो चलते हैं और उन्हें बताते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी में बुला लिया। सब ठीक तो है ना? रघु, कल कुछ अनजान लोगों ने हमारे जंगल के पेड़ों को काटा है और इसका पता लगाने के लिए ये पंचायत बुलाई है, ताकि उन अपराधियों को पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। देखिए सब लोग, पंचायत का ये फैसला है, इस स्थिति को देखते हुए कि दोबारा पेड़ों की कटाई ना हो, इसीलिए हर घर से 2 से 3 व्यक्ति रोज रात को जंगल का दौरा किया करेंगे, ताकि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति जंगल को काट ना सके। अरे सरपंच साहब, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लकड़ियों की ज़रूरत होगी, इसीलिए बेचारा 2-4 लकड़ियां लेकर चला गया होगा। बाकी जो आपने सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। पंचायत का फैसला सराखों पर भाई। ये कोई मामूली बात नहीं है रघु, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। हम आज रात से ही जंगल की ओर निकलेंगे और पता करेंगे कि आखिर ये है कौन जो हमारे जंगल की लकड़ियों को काटने की कोशिश कर रहा है। तुमने सही कहा राजू, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसे जल्दी से जल्दी ही सुलझाना होगा। अगली रात होते ही राजू और उसके दोस्त जंगल की रखवाली करना शुरू कर देते हैं। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वहां पर कोई भी अनजान व्यक्ति पेड़ काटने नहीं आता। और अगली सुबह होते ही सरपंच साहब, हम कितने दिनों से जंगल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो पेड़ों को काटे। तो अब आपका क्या विचार है? अब आप ही बताइए कि आगे क्या किया जाए। अरे भाई, मैंने तो तुम सबको पहले ही कहा था कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत होगी, इसीलिए बेचारा काट के ले गया होगा। बाकी सरपंच साहब, आप ही बताइए अब क्या करना है आगे। हो सकता है भाई रघु की बात सच हो, इसीलिए पंचायत का हुक्म है कि आज रात से आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आगे होगा देखा जाएगा। अगली रात फिर रघु मौके का फायदा उठाकर अपना काम शुरू कर देता है और दूसरी सुबह होते ही गांव वालों को फिर पता चल जाता है कि किसी ने जंगल के पेड़ों को काटा है। और अब पंचायत में सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर यह कर कौन रहा है। कृपया आप सभी लोग शांत हो जाइए। राजू, अब तुम ही बताओ आगे क्या किया जाए। ये तो सच में ही चिंता का विषय बन गया है। आखिर कौन है ये जो हमारे जंगलों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है? सरपंच साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर कौन है ये जिसे हमारी हर खबर का पता चल जाता है। आप मुझे बस 1 हफ्ते का वक्त दीजिए और 1 हफ्ते के लिए मैं पंचायत से विनती करता हूँ कि गांव में कोई भी व्यक्ति जंगल के अंदर न जाए। ठीक 1 हफ्ते बाद उस अपराधी को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। रघु, इतनी जल्दी हाथ नहीं आने वाला। कर लो भाई जो करना है। रघु नाम है मेरा, रघु। हाँ तो ठीक है सरपंच साहब, ये तय हुआ। आज से आज रात को जंगल में कोई नहीं जाएगा। बाकी की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। हमें तुम पर विश्वास है राजू। तुम्हें हम 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। बस ध्यान रखना, तुम्हें इस 1 हफ्ते में उन लोगों को पकड़ना ही है, क्योंकि हमें हमारे जंगल को किसी भी हालत में बचाना ही होगा।
मैं आपके भरोसे को बनाए रखूंगा सरपंच साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए। सभी गांव वाले और पंचायत राजू की इस बात को मान लेते हैं। वाह भाई वाह, 1 हफ्ता भाटिया साहब को अभी फोन करके बताता हूँ, मजा आ जाएगा भाई, वाह। अरे भाटिया साहब, आपको एक अच्छी खबर देनी है। अगले 1 हफ्ते तक हमें रोकने वाला कोई नहीं है। और भाटिया साहब, आज ज्यादा लोगों को भेजिएगा। अरे भाई, जितना ज्यादा काम होगा उतना ही मुनाफा होगा। हाँ, और अगर आपको मुनाफा होगा तो मुझे भी उतना ही मुनाफा होगा ना। हाँ। रघु फिर निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाता है। तभी अचानक राजू और गांव वाले जंगल में आ जाते हैं। अरे तुम लोग, अरे भाई तुम लोग कहाँ से आए? अरे भाई राजू, तुमने आज ही तो कहा था कि 1 हफ्ते के लिए जंगल में कोई नहीं आएगा, फिर तुम लोग कहाँ से आ गए? चीटिंग, ये तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है भाई। रघु, शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, बस मैं तो उसे सच्चाई में बदलना चाहता था। इसीलिए मैंने गांव वालों को बोला था कि वो 1 हफ्ते के लिए जंगल में ना आए, ताकि तुम कोई गलती करो और मैं तुम्हें पकड़ लूं। बाकी मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब मुझे पीकू ने बताया कि तुम भाटिया से फोन पर बात कर रहे थे, और फिर मुझे पता चल गया कि असली गुनहगार तुम हो। इसीलिए तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे आज सरपंच साहब को भी अपने साथ लाना पड़ा। रघु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस जंगल ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम कुछ पैसों के लिए उसे ही काट रहे हो। ये जंगल हमारे लिए वरदान है, जो हमारे बुजुर्गों की वजह से हमें मिला है। जो हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, पैसों के लालच ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघु, गलती तो तुमने की है और इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। रघु और उसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गांव वाले इस बात से खुश थे कि उन्होंने असली गुनहगार को सजा दी और अपने जंगल को बचा लिया।